गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप ठीक होंगे। और बाकी के लोग अभी तक ऑनलाइन क्यों नहीं हुए? चलिए उनको बता दें कि काइंडली जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं ताकि हम लेक्चर को कंटिन्यू कर सकें। लास्ट लेक्चर क्या वाले से हम क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? लास्ट लेक्चर्स में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? किसी को बताए? लास्ट लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे थे? जज़ाकल्लाह बेटा, हम गुड। तो अभी तक नहीं पता कि लास्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे। किसी ने GIT के बारे में पढ़ा था, BMI के बारे में, नॉर्मल वैल्यूज़ बताई थी। बीस के बारे में हमने डिस्कस किया था, अंडरवेट के बारे में डिस्कस किया था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो आप ठीक होंगे। किसी ने पढ़ा है? ओके। ओके, आपने लेक्चर नहीं लिया, बाकी लोगों ने लेक्चर लिया होगा, तो वो बता सकते हैं कि हम कल क्या डिस्कस कर रहे थे? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? GIT में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, किसी को पता है? या बस लेक्चर लिया, टाइम पास किया, उसके बाद पढ़ने की जहमत ही नहीं की, है ना? ऐसे ही कुछ चल रहा है ना? ओके, वैसे BMI डिटेक्ट, अच्छा, BMI से डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, क्योंकि सॉरी, कोई नेटवर्क एरर की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी रिकनेक्ट हो गया है। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी मेरी? ओके, अब आ रही होगी इंशाल्लाह, होप सो। वेल, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने जो लास्ट में डिस्कस किया था कि BMI होता है,
बीएमआई से हमें क्या पता चल रहा होता है? पेशेंट ओबीज है, मालन्यूट्रिशन है, उसके अलावा नॉर्मल और अब नॉर्मल का तो वैसे पता चल रहा होता है कि नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। तो सर्टेन अदर कंडीशंस होती हैं जिसमें हम कोई अब नॉर्मलिटी देख रहे होते हैं। तो बीएमआई था क्या, कैलकुलेट कैसे करते हैं? किसी को आइडिया नहीं है। हमने क्या कहा था कि नॉर्मल कितना होता है, अब नॉर्मल या नॉर्मल रेंज क्या होती है? ओके, चलिए एक शॉर्ट सा रिव्यू ले लेते हैं बीएमआई के बारे में। सीआईटी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बीएमआई के बारे में ये था कि बॉडी मास इंडेक्स होता है। इसमें ये होता है कि अगर लेस देन 16 है उसका बीएमआई, तो वो आता है सवेयरली अंडरवेट के अंदर, कि जो पेशेंट है वो सवेयरली अंडरवेट है, या जो बेबी है उसकी जो न्यूट्रिशन है या उसकी डाइट है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए वो अंडरवेट आ रहा है, सवेयरली अंडरवेट आ रहा है। अगर उसका बीएमआई 16 से लेके 18.4 से लेके 16 तक है, ये 16 से लेके अगर 18.4 तक है तो वो अंडरवेट है। राइट, समझ आ रही है? ओके, तो पहली जो चीज़ मैंने कहा है कि बीएमआई को इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि अगर लेस देन 16 है तो सवेयरली अंडरवेट है, अगर 16 से लेके 18.4 तक है तो अंडरवेट है, अगर 18.5 से लेके 24.9 है तो दैट इज़ नॉर्मल रेंज, अगर 25 से लेके 29.9 तक है तो दैट इज़ ओवरवेट, और अगर 30 से लेके 39.9 तक है तो दैट इज़ ओबीज, एंड अगर मोर देन 40 है तो दैट इज़ सिवियरली ओबीज। ठीक है, तो ये बीएमआई। अच्छा, वेट डिवाइडेड बाई वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो इस तरह हम बीएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बीएमआई बताता क्या है कि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस है, या हमें एक बैलेंस डाइट को मेंटेन करना होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए हेल्दी बॉडी वेट। ओके, तो हेल्दी बॉडी वेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें बीएमआई का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम जीआईटी के बारे में ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट हमने कि हम खाना क्यों खाते हैं, बेसिकली कि बीएमआई को मेंटेन करने के लिए, एक हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमने जो जीआईटी के बारे में डिस्कस किया था कि डिजेशन होती है, प्रपल्शन होती है, डाइजेशन होती है, एलिमिनेशन होती है। ओके, रिपीट कर दूंगा, एट द एंड फिर आपको रिपीट करूंगा इंशाल्लाह। अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 26 पीपल्स आर ऑनलाइन, स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन। ठीक है, तो मैं रिपीट कर दूंगा, बीएमआई के बारे में अगेन बता दूंगा आप लोगों को, नथिंग टू वरी। हमने जो लास्ट टाइम चीज़ें डिस्कस की थी उसको गो थ्रू करते जाते हैं। ओके, वेल यू हैव डन इन न्यूट्रिशन एज वेल, दैट्स वेरी गुड। आप लोगों को हाउ टू नो है, तो मुझे हमें आप बता देते कि हमने बीएमआई कर लिया है, तो हमें पता होता कि बीएमआई, इसलिए तो उस दिन मैं क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि हम खाना क्यों खा रहे होते हैं। नो वन बोदर टू आंसर मी कि सर ये कोई बीएमआई नाम की भी कोई चीज़ होती है कि बीएमआई को भी मेंटेन किया जा रहा होता है। हम सिर्फ मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते रहे थे, है ना? ओके, तो इंजेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया, प्रपल्शन, डाइजेशन, ये टर्मिनोलॉजीज थी, अब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा तो फिर आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन आई थिंक कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए। मेजर फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि मोटेलिटी होती है, और इसके अंदर एक्सक्रीशंस ऑफ सलाइवा हो रही होती है, या इसको यूसेस भी कहा जाता है, डाइजेस्टिव यूसेस भी कहा जाता है। इसके अलावा डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन के बारे में हमने मज़ीद इंशाल्लाह इन डिटेल हम जब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो उसमें भी चीज़ें डिस्कस करेंगे।
ओके, तो डिफरेंट फेजेस हमने पढ़ी थी, जिनमें पहली जो फेज़ थी उस फेज़ को हमने कहा था कि ये बुकल फेज़ है, और बुकल फेज़ का दूसरा नाम ओरल फेज़ भी था। इसमें ये था कि जब आप खाना खाते हैं तो जो फूड है इज पुश्ड बैक इनटू द फेरिंग्स फ्रॉम द माउथ, उसको कहा था हमने ये बुकल फेज़ है। सेकंड फेज़ वाज फ्रेंजियल फेज़। फ्रेंजियल फेज़ में ये होता है कि जो फूड होता है पासिस थ्रू द फेरिंग्स टू द एसोफेगस के अंदर जाता है। अब एसोफेगस के अंदर दो तरह के स्फिंक्टर्स होते हैं, जिनको हमने लोअर और अपर एसोफेगस स्फिंक्टर कहा था, और जो तीसरा स्फिंक्टर था जो कि एसोफेगस को स्टमक के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, दैट स्फिंक्टर वाज कार्डिक स्फिंक्टर। ओके, तो एसोफेगस, अच्छा टेस्ट तक वेट करना है, जब टेस्ट होगा तब करेंगे, उससे पहले नहीं करना। वेल, तब तक चीज़ें भूल जाएंगी। ओके, तो आज आप लोगों का टेस्ट भी है ना? आई थिंक आप लोगों का बेटा जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है GID का है। आपकी बुक के अंदर उस चैप्टर का नाम है, क्या नाम होगा? आई थिंक कौन सा चैप्टर था रोशन विल्सन का? डाइजेस्टिव सिस्टम का बेटा चैप्टर का नाम था, डाइजेस्टिव सिस्टम। और चैप्टर नंबर आई थिंक ये रोशन विल्सन के अंदर 11 या 12 है। आई थिंक या 12 है, ये 11 चैप्टर है ये रोशन विल्सन के अंदर, अगर आप देखेंगे तो। अगर बुक नहीं है तो मुझे बताएं, मैं आज आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, मेरे पास डाउनलोडेड फॉर्म में है, मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो हम एसोफेगस की बात कर रहे थे कि एसोफेगल फेज के बारे में बात कर रहे थे कि इसमें क्या होगा कि दो तरह से एसोफेगस के अंदर स्फिंक्टर होते हैं, और तीसरा जो स्फिंक्टर होता है दैट स्फिंक्टर इज नोन एज कार्डिक स्फिंक्टर। अब जो कार्डिक स्फिंक्टर होता है ये एसोफेगस और स्टोमक के दरमियान कम्युनिकेशन कर रहा होता है। ओके, ओके 12 चैप्टर है, राइट 12 चैप्टर है। चलिए कंफर्म हो गया कि ये रोशन विल्सन का 12 चैप्टर है, काइंडली आप देख लीजिएगा। ओके, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी। ओके गुड, जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है कि ये 12 चैप्टर है। और सर एंटी पैरास्टाल्टिक में स्फिंक्टर, तो फिर अच्छा क्वेश्चन वाज दैट कि एंटी पैरास्टाल्टिक मूवमेंट में एंटी पैरास्टालसिस में स्फिंक्टर तो फिर इनवॉल्यूंटरी। सॉरी बेटा, समझ नहीं आई क्या पूछना चाह रही हैं आपके। एंटी पैरास्टालसिस में स्फिंक्टर तो फिर इनवॉलंटरी हो जाते हैं। बेटे एंटी पैरास्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होती, रिगर्गिटेशन होती है। अगर स्टमक के अंदर कोई चीज़ एक दफ़ा चली गई है तो उसको वापस लेके आना है, तो दैट इज़ नॉट नोन एज एंटी पैरास्टालसिस। सॉरी। तो जो पैरास्टाल्टिक मूवमेंट होती है ये एक वेव लाइक मूवमेंट होती है। तो अगर फूड के कंटेंट या एनीथिंग जो कि एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है वो डेफिनेटली वेव फॉर्म में नहीं जाएगी। ओके वेल, आपके पास ई बुक है, वाओ गुड, ठीक है। ओके, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, डोंट वरी। रोशन विल्सन की बुक आप उसमें भी देख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं बेटा कि जो पैरास्टाल्टिक मूवमेंट होती है ये वेव लाइक होती है। अगर हम बात करें ना कि एंटी पैरास्टाल्टिक है, तो एंटी पैरास्टालसिस जो होती है वो वेव लाइक नहीं होती, वो रिगर्गिटेशन की फॉर्म में होती है, फोर्सफुली किसी चीज़ को बैक फ्लो में भेजा जाता है। तो मैंने एक डिजीज डिस्कस की थी, दैट वाज गर्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसमें हमने ये कहा था कि जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। अब कार्डियक स्फिंक्टर ने क्या करना होता था, जो खाना एसोफेगस के अंदर आ रहा था उसको प्रोपेल करके स्टमक के अंदर भेजना था। लेकिन इन सर्टेन कंडीशंस के जो कार्डियक स्फिंक्टर है उसकी इनकम्पिटेंसी हो जाती है। तो जब कार्डियक स्फिंक्टर की इनकम्पिटेंसी होगी तो उसके रिजल्ट में जो स्टमक के कंटेंट है वो स्टमक के जो एसिडिक कंटेंट है वो प्रोपेल करके एसोफेगस के अंदर आएंगे, और एसोफेगस के अंदर बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसी कंडीशन को गर्ड कहा था हमने। ओके वेल, तो बात कर रहे थे एसोफेगल फेज के बारे में। तो इसमें ये होता है कि जो फूड होता है ये पास करता है थ्रू एसोफेगस टू स्टमक बाय पैरास्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट होएगी, स्टमक में जाएगा। अब स्टमक के अंदर जैसे ही फूड जाएगा वो डिपेंड करता है कि आपने खाने में लिया क्या है। तो आपने फैट लिए हैं, आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, आपने प्रोटीन्स इन नेचर फूड लिया है, वट एवर जो भी फूड लिया है उसका टाइम ड्यूरेशन स्टमक के अंदर डिपेंड कर रहा होता है कि उसने कितनी देर के लिए स्टे करना है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द फूड।
ओके, तो ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं आई थिंक, अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, और इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में बेटा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स होती है, जिसके रिजल्ट में जो बोलस है ये फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। ओके, इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने फेजेस, 3 फेजेस के बारे में डिस्कस किया था, और एक कंडीशन और अनकंडीशन रिफ्लेक्स के बारे में डिस्कस किया था। एनीबॉडी नोज के व्हाट इज कंडीशन और अनकंडीशन रिफ्लेक्स? हमने एक एग्जांपल भी ली थी डॉग की, शायद आपको याद हो कि कंडीशन और अनकंडीशन रिफ्लेक्स में क्या फ़र्क है। फंक्शन ऑफ सलाइवा भी हमने किए थे। कंडीशन और अनकंडीशन रिफ्लेक्स क्या फ़र्क होता है बेटा? मेक इट फास्ट, अप्लाई करें ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने पढ़ा है। ओके, तो जो कंडीशन रिफ्लेक्स होती है इसमें एक कंडीशन रखी जाती है। अब वो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या थी कि आपने उस बंदे को या उसकी जो फेजेस हैं उसको ट्रेन किया होता है। लाइक स्फेलिक फेज था, गैस्ट्रिक फेज था और इंटेस्टाइनल फेज था। उसमें अगर तो उसको ट्रेन किया जाता है, एक रिफ्लेक्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, दैट इज़ कंडीशन रिफ्लेक्स। अगर वो कंट्रोल नहीं किया जा रहा तो दैट इज़ अनकंडीशन रिफ्लेक्स है। अनकंडीशन में ये होता है कि जब भी आप फूड को देखेंगे, फूड का थॉट प्रोसेस करेंगे या फूड आपके माइंड में आएगा, स्मेल आएगी, तो आपकी जो रिफ्लेक्स है दैट इज विल बी ट्रिगर्ड। उसके रिजल्ट में सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्स है इसको अनकंडीशन रिफ्लेक्स कहा जाता है। और जब आप एक ट्रेन कर चुके होते हैं अपने आप को, लाइक आपने 2 बजे सुबह का नाश्ता आपने 8 बजे करना है, 8 AM करना है, तो जो 8 AM है वो आपका टाइम सेट है। जैसे ही 8 AM हो गए, अगर आपको नाश्ता उस टाइम पे नहीं मिलेगा, आपका सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। सेम कंडीशन विद द लंच एंड डिनर। आपने स्पेसिफिक टाइमिंग के ऊपर खाना खाना है, और अगर उस टाइम आपको खाना नहीं मिल रहा तो उस टाइम आपका सलाइवा सेक्रेट होना शुरू हो जाएगा। दैट इज कंडीशन रिफ्लेक्स। अगर आप ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी हुई आपने, जब आपका दिल करेगा आप खाना खाना चाहेंगे, तो वो है अनकंडीशन रिफ्लेक्स है। ओके, तो ये सर्टन जीआईटी सेक्रेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि स्टमक के अंदर ये सेक्रेशन सेक्रेट हो रही होती हैं, ये सेक्रेशन दे रहे होते हैं। लाइक म्यूकस नेक सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये म्यूकस को सेक्रेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये था कि इंट्रिंसिक फैक्टर की मौजूदगी में ना विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन होती है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होएगा, B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, एक चीज़। दूसरा ये था कि अगर ये जो B12 की अब्जॉर्प्शन होती है टर्मिनल इलियम से होती है। अगर टर्मिनल इलियम की कोई डिजीज़ हो गई है, टर्मिनल इलियम का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो अगेन क्या होगा कि B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो अगर B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो B12 डेफिशिएंसी एनीमियाज होने के चांस होते हैं। ओके, इसके अलावा HCl के फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्या करता है, एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन और प्रोवाइड ऑप्टिमम पीएच फॉर एक्शन ऑफ पेप्सिन। इनिचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। बैक्टीरिया किल करता है जो फूड के साथ स्टमक के अंदर चले जाते हैं, तो उनको HCl किल कर देता है। इसी तरह सर्टेन अदर के बारे में हमने डिस्कस किया था। इंस्टेड ऑफ दैट म्यूकस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सालुबल होता है और इनसालुबल म्यूकस होता है। जो सालुबल होता है इसने क्या करना होता है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं स्टमक के अंदर उनको मजीद या काइन को मजीद लुब्रिकेट कर रहा होता है, और जो इनसालुबल होता है स्टमक लाइनिंग होती है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, ताकि जो HCl है वो स्टमक की लाइनिंग को डिस्ट्रॉय ना कर सके। राइट,
वेल ये हमने 3 फेजेस डिस्कस की थी। वन फेज वाज सेफेलिक फेज, जिसको हमने रिफ्लेक्स फेज का भी नाम दिया था। दूसरी फेज वाज गैस्ट्रिक फेज, जिसमें हमने कहा था कि जब खाना स्टमक के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे गैस्ट्रन सेक्रीट होता है। और तीसरी फेज वाज फेज, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि स्क्रीटन और सीसी के सेक्रीट हो रहा होता है इस फेज के अंदर। इस फेलिक फेज रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन होती है। गैस्ट्रिक फेज के अंदर गैस्ट्रन सेक्रेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन में आता है। ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद अगेन जीआईटी के ऊपर आके एक्ट करता है और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पड़े होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, जिसके रिजल्ट में गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है। और गैस्ट्रन की सिक्रीशन तब इनिबिट होती है जब जो पीएच है वो 1.5 तक चली जाती है या फॉल कर जाती है बिलो 1.5। इंटेस्टाइनल फेज के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि मेनली दो हार्मोन्स क्रिएट हो रहे होते हैं, that was secretin and other was cholecystokinin, and these are produced by the endocrine cells in the intestinal mucosa. ओके इसके अलावा ये क्या करते हैं कि दे स्लो डाउन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक यूसेज एंड रिड्यूसेस गैस्ट्रिक मोटिलिटी। इंस्टेड ऑफ दैट वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो अगर कार्बोहाइड्रेट्स फूड आपने ले लिया है तो वो 2 to 3 आवर्स के लिए स्टमक के अंदर स्टे करेगा। अगर आपने प्रोटीन का मील ले लिया है वो मोर देन 3 आवर्स स्टे करेगा। अगर आप फैटी मील ले लेते हैं तो वो मोर देन 4 आवर्स तक स्टमक के अंदर स्टे करेगा अनटिल अनलेस कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होके जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसको क्रॉस करके जीआईटी के अंदर जाएँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएँ। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे तो उसकी मज़ीद अब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी। ओके तो ये रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रीशन कैसे होती है? उसको हम देख लेते हैं कि पहली जो चीज़ थी, पहली जो हमारे पास फेज़ थी, दैट फेज़ वाज सेफेलिक फेज़। अब सेफेलिक फेज़ में क्या होता है? सेफेलिक फेज़ के अंदर क्या होता है? एक रिफ्लेक्स के थ्रू कंट्रोल हो रही होती है। ओके तो अब इसके अंदर क्या होता है कि सेफेलिक फेज़ के अंदर वेगस नर्व कंट्रोल कर रही होती है। जैसे ही स्मेल, टेस्ट, ये जब आपके सामने खाना आता है तो दैट रिफ्लेक्स इज ट्रिगर्ड। उसके बाद वेगस सेंटर ऑफ द मेडोला तक मैसेज आता है, फूड आ गया है, आपकी सेफेलिक फेज स्टार्ट होएगी, स्लाइवा स्क्रीट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही फूड एसोफेगस के अंदर आता है, एसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने के बाद ये खाना स्टमक के अंदर आता है। जैसे ही स्टमक के अंदर आएगा तो गैस्ट्रिक फेज स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अब जो गैस्ट्रिक फेज है इसके अंदर लोकल नर्वस सेक्रेटरी रिफ्लेक्सेस स्टार्ट हो जाती हैं जो कि स्टमक की डिस्टेंशन या कंट्रैक्शन के साथ होती हैं। उसके अलावा वेगल रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट हो जाती हैं। तीसरा गैस्ट्रन हिस्टामीन स्टिमुलेशन होती है। और उसके बाद ये जो गैस्ट्रन होता है ये सर्कुलेट करता है, ब्लड के अंदर जाता है। ब्लड के अंदर जाने के बाद अगेन ये जाके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है और गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होने लग जाती है, राइट। उसके बाद खाना इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। तो जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान जो सफिंटर होता है दैट इज़ नोन एज पाइलोरिक सफिंटर। पाइलोरिक सफिंटर ओपन होता है, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। जैसे इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो अगेन ये इंटेस्टिनल फेज के अंदर चला जाता है जहाँ पे अगेन हार्मोनल और नर्वस कंट्रोल स्टिमुलेशन कंट्रोल हो रही होती है। अब ये देखिएगा कि पेंक्रियाज की स्ट्रक्चर्स है, कॉमन बाइल डक्ट होती है, हेड ऑफ द पेंक्रियाज। उसके बाद पेंक्रियाटिक डक्ट से सिक्रीशन जा रही होती हैं, एसिनर सेल्स दैट सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये जो पेंक्रियाज है ये एक्सोक्राइन सिक्रीट पेंक्रियाटिक जूस से सिक्रीट कर रहा होता है। उसके बाद ये जीआईटी का हिस्सा बनते हैं और खाने की मजीद डाइजेशन करा रहे होते हैं। पेंक्रियाटिक सिक्रीशन में दो तरह से सिक्रीशन होती हैं,
वन इज़ एंडोक्राइन सेक्रेशन होती हैं और दूसरी जो होती हैं वो एक्सोक्राइन इन नेचर होती हैं। एक्सोक्राइन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज़ एक्वस कंपोनेंट, अदर इज़ इंजाइमेटिक कंपोनेंट, राइट। तो जो एंडोक्राइन सेक्रेशंस होती हैं जिनके अंदर इंसुलिन और ग्लूकागॉन आता है, दैट आर सेक्रेटेड फ्रॉम द आइलेट्स ऑफ द लैंगर सेल्स, या बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन को सेक्रेट कर रहे होते हैं। ओके, जो एक्सोक्राइन होते हैं ये सेक्रेशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस होती है, और पेंक्रियाटिक जूस में दो तरह की सेक्रेशंस आ रही होती हैं, वन सेक्रेशन इज एक्वस कंपोनेंट एंड अदर इज एंजाइमेटिक कंपोनेंट। जो एक्वस कंपोनेंट होते हैं बेसिकली इनके अंदर HCO3 ये कंटेन कर रहे होते हैं और इज़ इम्पोर्टेंट फॉर न्यूट्रलाइजिंग द स्टमक एसिड। हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि जो HCl है इसको डिस्ट्रक्शन के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए बाई कार्ब्स का होना ज़रूरी होता है। अगर बाई कार्ब्स नहीं होंगे तो HCl अगर सेक्रेट होता रहेगा तो ये जो स्टमक की लाइनिंग है, ये जो GIT की लाइनिंग है उसको अरोड कर देगा। जैसे एरोनियन होएगी दैट विल लीड टू पेप्टिक अल्सरेशन। इसलिए जो एक्वस कंपोनेंट होता है वो HCO3 सेक्रेट करता है, और ये जो HCO3 है ये जो स्टमक के अंदर एसिड सेक्रेट हो रहा होता है, दैट एसिड इज नोन एज HCl, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, एज वेल एज इन द ड्यूडिनम, सो द पेंक्रियाटिक एंजाइम्स कैन फंक्शन प्रॉपरली। और जैसे ही इसकी न्यूट्रलाइजेशन होएगी तो उसके रिजल्ट में जो पेंक्रियाटिक एंजाइम है वो अपना नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा होता है इंजाइमेटिक कंपोनेंट। अब इंजाइमेटिक कंपोनेंट के अंदर सर्टेन इंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स दी हैं उसकी ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं, इन कंडीशन फैट्स ली हैं तो उसकी ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं, अगर प्रोटीन्स ली हैं तो उनकी ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं। वेल तो इस तरह ये जो फूड होता है जो आपने फैट की फॉर्म में लिया होता है, प्रोटीन की फॉर्म में लिया होता है, या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में लिया होता है, उनकी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरी चीज़ होती है पेंक्रियाटिक एंजाइम्स, जिसके अंदर ट्रिप्सन आता है, कीमोट्रिप्सन आता है, लाइपेजेस और अमाइलेजेस आ रहे होते हैं। ये सारे जो आपने खाने में चीज़ें ली होती हैं उनकी ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं। अब रेगुलेशन ऑफ पेंक्रियाटिक ऐसे होती है कि ब्रेन से मैसेज आ रहा होता है वेगन नर्व के थ्रू, उसके बाद ये सेक्रीट होता है, देन ये ट्रिगर कर रहा होता है कोलिसिस्टोकाइनिन को। कोलिसिस्टोकाइनिन जैसे ही GIT के अंदर जाता है तो ये ड्यूडिनम और पेंक्रियास से सेक्रेशन मजीद आना शुरू हो जाती हैं, ताकि जो फूड था उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाए। स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर जैसे ही कन्वर्ट होते हैं तो वो इजीली अब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द ड्यूडिनम काजेज रिलीज ऑफ सेक्रेटन। अब ये जो HCl होता है ना, जैसे ड्यूडिनम के अंदर जाता है तो ये सेक्रेटन को रिलीज करना शुरू कर देता है, और जैसे ही प्रेजेंस ऑफ फैट ड्यूडिनम के अंदर जाती है तो ये कोलिसिस्टोकाइनिन को रिलीज करना शुरू कर देता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एसिड जैसे ही ड्यूडिनम के अंदर प्रेजेंट होएगा तो वो सेक्रेटन को ट्रिगर करता है, सेक्रेटन की रिलीज करवाता है, और अगर फैट्स ड्यूडिनम के अंदर गए हैं तो ये कोलिसिस्टोकाइनिन को रिलीज करवाना शुरू कर देता है। उसके साथ वेगल स्टिमुलेशन काजेज रिलीज ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम्स आना शुरू हो जाते हैं। देन सफिंटर ऑफ ओडाई से ये चीज़ें वो चीज़ें जो पेंक्रियास से आ रही होती हैं, लीवर से आ रही होती हैं, वो सफिंटर ऑफ ओडाई के ऊपर स्टोर होती हैं, वहाँ से रिलीज़ होती हैं। रिलीज़ होने के बाद अगेन ड्यूडिनम के अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा बनते हैं, वहाँ से अगेन इनकी ब्रेक डाउन होती है, और ब्रेक डाउन होने के बाद इनकी पीलाई के ऊपर अब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। और सेक्रेटन causes release of bicarbonate secretion, CCK causes secretion of enzymes। और एट द एंड क्या होता है कि जो आपने लिया था वो डाइट में, वो कार्बोहाइड्रेट्स लिए थे, प्रोटीन ली थी, फैट्स लिए थे, उनकी मजीद ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। लीवर और गाल ब्लेडर्स होते हैं, ये दोनों सेक्रेशन दे रहे होते हैं, और इनकी सेक्रेशन जो है सफिंटर ऑफ ओडाई के ऊपर स्टोर हो रही होती है। और जैसे ही पाइलोरिक सफिंटर की मूवमेंट होती है, पाइलोरिक सफिंटर की मूवमेंट के साथ सफिंटर ऑफ ओडाई भी रिलैक्स होता है, तो ये अपनी जो सेक्रेशंस होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ड्यूडिनम के अंदर, ये ल्यूमन के अंदर प्योर कर देता है। जैसे ही वहाँ पे प्योर होती हैं तो खाने की मजीद ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। वेल अगर हम लीवर के बारे में बात करें, लीवर तो इसका सर्टेन फंक्शंस होते हैं। पहला जो फंक्शन होता है मेटाबॉलिक रेगुलेशन होती है, ये सर्टेन न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स को स्टोर करके रखता है। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उनको रिलीज़ करना शुरू कर देता है। दूसरा फंक्शन इसका हीमाटोलॉजिकल रेगुलेशन होती है। हीमाटोलॉजिकल रेगुलेशन के अंदर इसने क्या करना होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन की प्रोडक्शन करवा रहा होता है।
जिसको हमने एल्ब्यूमिन का नाम दिया था। और एल्ब्यूमिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग द ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर जो कि मेनली प्रोटीन की वजह से होता है, ये हमने ब्लड वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि प्रोटीन स्पेशली जो एल्ब्यूमिन है वो लीवर से सिंथेसाइज हो रही होती है, तो उसने प्लाज्मा प्रोटीन को प्रोड्यूस करना होता है। सेकंड काम ये करता है कि रिमूव ऑफ ओल्ड आरबीसीज। अब जो ओल्ड आरबीसीज होते हैं लीवर से भी रिमूव हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो सप्लीन्स होता है, सप्लीन उसके अंदर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल पड़े होते हैं, फेगोसिटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल पड़े होते हैं। वो आरबीसीज जो 120 डेज के हो जाते हैं, फ्रेजाइल होना शुरू हो जाती हैं, वो जैसे ही सप्लीन में से पास आउट होते हैं तो वहाँ पे फेगोसिटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल पड़े होते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन को काज करवा देते हैं। एंड सप्लीन इज आल्सो नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, राइट। प्रोडक्शन ऑफ बाइल क्या होती है? रिक्वायर्ड फॉर फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए, फैट की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल प्रोड्यूस हो रहा होता है। इफ वी टॉक अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सेक्रीशंस होती हैं वो फ्रॉम द ड्यूडिनल ग्लैंड्स और इंटेस्टिनल ग्लैंड से स्क्रीट आउट हो रहे होते हैं। और जो पर डे सेक्रीशंस होती है वो अराउंड अबाउट 1 से लेके 3 लीटर पर डे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेक्रीशन आ रही होती हैं, जो कि गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल ग्लैंड्स सेक्रेट कर रहे होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर इनऑर्गेनिक आइंस होती हैं, म्यूकोप्रोटीन्स होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिनके अंदर आईजी एंटीबॉडी है, और वेरियस एंजाइम्स होते हैं लाइक इंटेरोकाइनेज। इसके अलावा हम सर्टेन एंजाइम्स और के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिन्होंने प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करनी होती है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है कि इसमें प्रोटेक्टिव इफेक्ट बाय द म्यूकस, प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। इसके अलावा डाइजेशन बाय एंजाइम्स सच एज पेप्टाइडेजेस, सेपेजेस, लाइपेजेस के थ्रू इसमें डाइजेशन करवानी होती है। और जो फूड उसकी डाइल्यूशन मज़ीद करवानी होती है ताकि वो इजीली अब्जॉर्ब हो सके। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम हैं जिसमें डाइपेप्टाइड्स आते हैं, डाइपेप्टाइडेजेस में कन्वर्ट हो जाता है और अमीनो एसिड की ब्रेक डाउन कर रहा होता है। सेकंड इज माल्टोज, माल्टेजेस होते हैं में कन्वर्ट होता है। और माल्टेज क्या करता है? ग्लूकोज को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज के मालिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोज लैक्टेज में ग्लूकोज और लैक्टेज प्रोड्यूस हो रहा होता है। सेक्रोज सेक्रेज में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज प्रोड्यूस हो रहा होता है। न्यूक्लियोटाइडेसेस में और न्यूक्लियोटाइडेसेस एंड न्यूक्लियोटाइडेसेस के अंदर, और ये शुगर और बेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। डाई और मोनोसेक्राइड्स तो लाइपेसेस होते हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं। इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट सेक्रीशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, अगर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे कोलोनिक अल्कलाइन सेक्रीशन टू न्यूट्रलाइज एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। जो कोलोनिक अल्कलाइन सेक्रीशन होती है, अब इसने क्या करना होता है कि ओके कोलोनिक अल्कलाइन सेक्रीशन होती है, इसने क्या करना होता है? एसिड प्रोड्यूस हो चुका होता है, उसको न्यूट्रलाइज करना होता है बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। और सेक्रीशन ऑफ म्यूकस फॉर प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूस हो रहा होता है। लुब्रिकेशन ऑफ द फीकल मैटर, और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि एनल कैनाल के अंदर जा रहे होते हैं, फीसेस बन रहे होते हैं, और डेफिकेशन प्रोसेस के थ्रू डेफिकेट होना होता है, तो उनको ये म्यूकस प्रोवाइड कर रहा होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। विटामिन बी और के आर आल्सो मेड फ्रॉम द बैक्टीरिया फ्लोरा इन द कोलोन। कोलोन के अंदर बैक्टीरियाज पड़े होते हैं जो कि नॉर्मल फ्लोरा ऑफ जीआईटी होते हैं। वन इज पेरिफ्रेंजियस, अदर इज बेसिलस। तो ये क्या करते हैं कि ये विटामिन बी और के की एब्जॉर्प्शन भी करवा रहे होते हैं। इसके अलावा नॉर्मल फ्लोरा ऑफ जीआईटी को भी मेंटेन कर रहे होते हैं। इसके बाद हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही होती है। ओके, बेसिकली डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है क्या चीज़? पहले तो ये बताया ना कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है। डाइजेशन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है? नो वन इज हेयर।
क्वेश्चन ये बेटा पूछा है कि डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है। ओके, डाइजेशन ये होती है कि प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स इनटू ingestible food into forms that can be absorbed by the GIT। और जो डाइजेशन होती है मेनली दो तरह से हो रही होती है, वन इज केमिकल डाइजेशन, अदर इज मैकेनिकल डाइजेशन। जो ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है, स्टमक इंटेस्टाइन तक चली जाती है। ओके, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट कन्वर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स in ingested food into forms that can be absorbed by the GIT। और प्रॉपर जो डाइजेशन है रिक्वायर्स टू प्रोसेस, वन इज मैकेनिकल डाइजेशन, अदर इज केमिकल डाइजेशन। ओके, डाइजेशन और absorption। डाइजेशन इज अ प्रोसेस essential for conversions of food into small and simple form। अब ये डाइजेशन होती है, दो प्रोसेस होते हैं, वन इज केमिकल डाइजेशन बाय डिमोस्टिकेशन एंड स्वॉलोइंग। ये हमने डे फर्स्ट पे डिस्कस किया था कि जो मॉस्टिकेशन कर रहे होते हैं या स्वालो कर रहे होते हैं, दैट कम्स अंडर मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल जो डाइजेशन होती है जब सर्टेन इंजाइम्स आर रिलीज्ड और सर्टेन इंजाइम्स की प्रेजेंस में जो डाइजेशन हो रही होती है, दैट इज नोन एज केमिकल डाइजेशन। और अब्जॉर्प्शन क्या है? अब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ transporting small molecules from the lumen of gut into the bloodstream or lymphatic vessels। अब जैसे ही डाइजेशन हो जाएगी उसके बाद उस फूड की अब्जॉर्प्शन होना होती है। ओके, डाइजेशन में ये होता है कि एग्जैक्टली ब्रेकडाउन हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की, और अब्जॉर्प्शन यूटिलाइजेशन ह्यूमन कर रहा होता है। ओके राइट, ठीक है। अच्छा, अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जैसे ही वो फूड अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, अब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड का हिस्सा बनती है, ब्लड का हिस्सा बनने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होती है, और जहाँ पे वो फूड या न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पे सप्लाई कर दिए जाते हैं। ओके, एग्जैक्टली अब्जॉर्प्शन में ये होता है कि द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टिव फूड पासेस फ्रॉम द डेफिनेटली यस बेटा, गुड। ओके, तो ये दो तरह से प्रोसेस हो रहा होता है, केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन होती है। अब जो केमिकल डाइजेशन होती है ये प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। अब जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनमें मेनली HCl आता है और पेप्सिन एंजाइम आता है। जब पेप्सिन एंजाइम और HCl गैस्ट्रिक जूस की प्रेजेंस में जो डाइजेशन होगी, दैट इज नोन एज केमिकल डाइजेशन। और जो मस्कुलर कंट्रैक्शन या पेरिस्टाल्टिक या मॉस्टिकेशन या चीविंग की प्रेजेंस में होगी, दैट इज नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन। एज ऑलरेडी टोल्ड, ये चीज़ें आपको भी पता है कि जब आप चीव कर रहे होते हैं, ओरल कैविटी के अंदर फूड होता है, तो सेम टाइम पे दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन भी हो रही होती है और केमिकल डाइजेशन भी हो रही होती है, राइट। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन प्राइमरी साइट है फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब देखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे डाइजेशन होती है और अब्जॉर्प्शन कैसे होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसके अंदर भी चर्निंग और चैपिंग हो रही होती है। जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि जब आप कीमा करवाने जाते हैं तो कीमे में वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और सेम कंडीशन विदाउट टोके वाली मशीन है। तो जब वो पीसेस बड़े थे तो दैट वाज चैपिंग, और जब छोटे पीस में कन्वर्ट हो गए हैं तो दैट इज़ नोन एज चर्निंग। चर्निंग और चैपिंग GIT के अंदर हो रही होती है। और जो लार्ज पीसेज ऑफ फूड है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस। जैसे स्मॉल पीस के अंदर कन्वर्ट होंगे तो दैट इज़ नोन एज डाइजेशन, और वो केमिकल डाइजेशन हो रही होती है। उसके अलावा जैसे ही वो डाइजेस्ट होंगे, विलाई के साथ वो अटैच होंगे। विलाई क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, और उनको माइक्रो विलाई ने कवर किया होता है। वहाँ से अब्जॉर्प्शन होगी, ब्लड का हिस्सा बनेगी, ब्लड का हिस्सा बनने के बाद जहाँ पे रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगी। डाइजेशन occurs in the GI lumen by secreted enzyme and on the surface of enterocytes by the membrane bounded
एंजाइम्स। अब इंटेरोसाइट्स क्या हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बेटा जो इंटेरोसाइट्स होते हैं ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और इनकी जो लेंथ होती है ये वेरी कर रही होती है, ये 0.5 से लेके 1.678 मिलीमीटर इन लेंथ होती हैं ह्यूमंस के अंदर। और ये जो स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं वो इंटेरोसाइट्स बेसिकली बना रहे होते हैं। और इनको ब्रश बॉर्डर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। ओके, अगर हम इनके फंक्शंस के बारे में बात करें कि ये इंटेरोसाइट्स क्या फंक्शन करते हैं, सर लैक्टियल्स और डेफिनेटली बेटा लैक्टियल्स भी होती हैं। लैक्टियल्स क्या होते हैं वैसे? नो नो नो, लैक्टियल्स और विलाई दो सेपरेट चीज़ें हैं। लैक्टियल्स और होते हैं, विलाई और होते हैं। ओके, अगर हम इंटेरोसाइट्स की बात करें तो इंटेरोसाइट्स ने क्या करना होता है कि ये एक कोहेसिव मोनोलेयर इन्होंने बनाई हुई होती है। अब ये जो मोनोलेयर होती है ये क्या करती है, ये परमिएबिलिटी बैरियर प्रोवाइड कर रही होती है बिटवीन द ल्यूमन एंड इंटीरियर, और एक पाथवे प्रोवाइड कर रही होती है फॉर न्यूट्रिएंट डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इंटेरोसाइट्स क्या करते हैं बेटा, इंटेरोसाइट्स ने एक एक कोहेसिव मोनोलेयर बनाई हुई होती है जो कि ल्यूमन और इंटीरियर के दरमियान एक परमिएबिलिटी बैरियर प्रोवाइड कर रही होती है। अब जैसे ही फूड इसके कंटेक्ट में आता है, जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे होते हैं तो उनकी ये डाइजेशन करवाती है, अब्जॉर्प्शन करवाती है और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करवा रही होती है। और इंटेरोसाइट्स ब्रश बॉर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी इनको कहा जाता है, या इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्टिव सेल्स भी इनका नाम है। बेसिकली ये कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि इनर सरफेस ऑफ स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वेल, अब दूसरी चीज़ है कि लैक्टियल्स होते हैं। अब लैक्टियल्स क्या होते हैं बेसिकली? बेसिकली जो लैक्टियल्स होते हैं ना, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनके ऊपर लिम्फेटिक वेसल्स पड़ी होती हैं। अब इन्होंने क्या करना होता है, लैक्टियल्स ने, इन्होंने जो डाइटरी फैट्स होते हैं ना उनको ऑब्जर्व करना होता है। अगर ये डाइटरी फैट्स ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो जो फैट्स है वो ब्लड वेसल्स के अंदर अकोमोडेट होना शुरू हो जाती है। तो लैक्टियल्स क्या होते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स होती हैं। इन्होंने वो फैट जो आप फैट ले रहे होते हैं उनको इन्होंने विलाई से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व करना होता है। तो ये भी अगेन जो विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे ही फूड उन तक जाता है तो ये अपना सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो उनका सरफेस एरिया होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही बढ़ता है तो ये अब्जॉर्प्शन करते हैं, अब्जॉर्प्शन करने के बाद उसको ब्लड का हिस्सा बना देते हैं। जैसे ही ब्लड का हिस्सा बनता है ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद जहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट में चीज़ें होती है वहाँ पे चली जाती हैं। डेफिनेटली लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ओके, इंटेरोसाइट्स का दोबारा बता देता हूँ बेटा, लैक्टियल्स फैट ऑब्जर्व करते हैं, डेफिनेटली यस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ओके बेटा, जो इंटेरोसाइट्स होते हैं ना इनको ब्रश बॉर्डर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है, एक चीज़। दूसरा, ये इंटेरोसाइट्स ने क्या किया होता है कि एक कोहेसिव मोनोलेयर बनाई होती है। अब ये मोनोलेयर जो होती है ये ल्यूमन और इंटीरियर के दरमियान होती है। ओके, अब ये जो लेयर्स होती है ये परमिबिलिटी, एक बैरियर होता है, ये परमिबिलिटी लेयर्स होती है जिसमें जैसे न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसके साथ आके अटैच होते हैं। अटैच होने के रिजल्ट में ही उनकी डाइजेशन करता है, अब्जॉर्प्शन करता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का कर देता है। अगर इंटेरोसाइट्स के बारे में एक और भी है कि इनको ना अब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है, ये अब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। ये बेसिकली कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिन्होंने जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है उनकी इनर सरफेस के साथ इन्होंने अपनी लाइनिंग बनाई हुई होती है। ओके, और ये जो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूमरस स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इवन के फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन होती है मॉलिक्यूल्स की वो भी ये करवा रहे होते हैं, राइट।
Absorption occurs by simple diffusion, facilitated diffusion, active transport, एंडोसाइटोसिस और पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब ये तीन चार टर्मिनोलॉजीज हैं। डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। अब ये तो तीन चीज़ें आप रिपीटेडली पढ़ रही हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होती है, डिफ्यूजन होती है, सिंपल डिफ्यूजन होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ये आपको लोगों ने तीन चीज़ें बतानी है, एंडोसाइटोसिस और पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो सो व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नो, ओके। तो जो एंडोसाइटोसिस होती है बेटा, एंडोसाइटोसिस में ये होता है कि दैट इज़ अ सेलुलर प्रोसेस। इसके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उस उनको सेल के अंदर लाया जाता है। जैसे ही सेल के अंदर आती हैं तो उनके बाहर स्मॉल सेल मेम्ब्रेन ने उनको कवर कर लेना होता है। कवर करने के बाद उनकी मज़ीद ब्रेक डाउन होती है सेल के अंदर, और जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाती है तो उनको इंजेस्टेड मटेरियल के साथ या वेजिकल की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। जैसे ही वेजिकल की फॉर्म में स्टोर करेंगे तो जो है जब रिक्वायर्ड अमाउंट में चीज़ें होती हैं वो उनकी ट्रांसपोर्ट करवा दी जाती है। तो वी कैन आल्सो से दैट कि एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेजिनेशन ऑफ सेल सरफेस टू फॉर्म इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स कंटेनिंग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। जो इसके अलावा एक एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस भी होता है। एक्सोसाइटोसिस में ये होता है कि वो जो चीज़ें सेल मेम्ब्रेन के अंदर कवरिंग में पड़ी थी उनको एक्सपेल आउट करवा देना। जिस तरह अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चीज़ें पड़ी थी, बोन वेजिकल की फॉर्म में स्टोर पड़ी थी, तो उनको रिलीज करवा के अगेन सर्कुलेशन का हिस्सा बनाने देना, दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। तो पहले एंडोसाइटोसिस हो रही होती है। एंडोसाइटोसिस के रिजल्ट में वो जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो स्टोर हो रही होती हैं, और उसके बाद जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो इन द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस ये चीज़ें वो सेल मेम्ब्रेन से एलिमिनेट होना शुरू हो जाती हैं। ओके, इनसाइड मूविंग ऑफ सब्सटेंसेस डेफिनेटली बेटा, इनसाइड जो मूविंग होती है वो एंडोसाइटोसिस हो रही होती है। वेल, ओके, सेलिब्रेटेड डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है। मॉलिक्यूल्स आर ओके, वेल, ओके, गुड। वेसिकल्स बनते हैं, राइट बेटा, एग्जैक्टली वेसिकल्स बनते हैं एंडोसाइटोसिस में, और उसके बाद जब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं तो उनको एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू एलिमिनेट करवा दिया जाता है। ओके, एंडोसाइटोसिस बेटा ये होती है कि जो सेल वॉल्व है, ये सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर इन्वेजिनेशन होती है। इन्वेजिनेशन होएगी, उसके रिजल्ट में क्या होगा कि इंट्रा सेलुलर एक मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बनती है। मेम्ब्रेन बनने के बाद उसके अंदर वेजिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वो वेजिकल्स क्या करते हैं कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कंटेन कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जैसे ही कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो वेजिकल्स हैं ये ब्रस्ट आउट करेंगे। ब्रस्ट आउट करने के रिजल्ट में जैसे ही ब्रस्ट आउट करके बाहर निकलते हैं, द प्रोसेस इज एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में इन्वेजिनेशन होती है। एक्सोसाइटोसिस में वो जो वेजिकल्स हैं वो ब्रस्ट आउट होने के बाद अपने न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेशन का हिस्सा बनते हैं। सर्कुलेशन का हिस्सा बनने के बाद जहाँ पे रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वहाँ पे पहुँचाती हैं। इसके अलावा इसने जो एंडोसाइटोसिस होती है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जो एक्सोसाइटोसिस होती हैं वो इसके अपोजिट, जहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट में चीज़ें होती है वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। ओके, दैट वाज अबाउट एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। दूसरी चीज़ है पैरासेलुलर। पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है कि पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट में ये होता है
एपिथेलियल के थ्रू अगर हम जो सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो कि इंटरसेलुलर स्पेस और सेल के दरमियान मूव कर रहे हैं, उसको कहा जाता है पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो जो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन है इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द एपिथेलियल बाय द प्रोसेस ऑफ इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल। कि जो इंट्रासेलुलर स्पेस और सेल के दरमियान जो एरिया होता है उसमें अगर हम जो सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, दैट इज़ नोन एज पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब सेल और इंट्रासेलुलर स्पेस के दरमियान डेफिनेटली स्पेस बड़ी होती है और वो क्या करती है कि वहाँ पे अगर हम न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे होते हैं तो दैट इज़ नोन एज पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। और जो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन है इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है कि जो एपिथेलियम होती है वहाँ से इंट्रासेलुलर स्पेस और एपिथेलियल सेल के दरमियान न्यूट्रिएंट्स पहुँच रहे होते हैं और ये जैसे पहुँच रहे होते हैं दैट इज़ नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू या पैसिव ट्रांस जो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन है ये बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एपिथेलियल के अक्रॉस इंट्रासेलुलर स्पेस और जो एपिथेलियल सेल होते हैं उनके दरमियान पहुंच रहे होते हैं, उसको कहा जाता है पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। गॉट इट? ओके, तो ये 3 से 4 चीज़ें थी जो कि इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। इसके अलावा सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ग्रेटली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है बाय एक्सटेंसिव फोल्डिंग एंड प्रोजेक्शन ऑफ फिंगर लाइक विलाई कवर्ड विद माइक्रोविलाई। उसके बाद ये आपके विलाई होते हैं ये अपना सरफेस एरिया बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अपना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो जो डाइजेस्टेड फूड था या जो ऑब्जर्वेटिव मटेरियल था उसके साथ आके अटैच होना शुरू हो जाएगा, विलाई का हिस्सा बनता है। उसके बाद ये ब्लड का हिस्सा बनता है और ब्लड का हिस्सा बनने के बाद ये लीवर तक पहुंचता है। लीवर इसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद जहाँ पे चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वहाँ तक पहुँच जाती हैं। वेल, एक इंटेस्टिनल मिकोजा के लिए दिखाया गया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, आप ब्रेक ले लें, उसके बाद ये एक विलाई की स्ट्रक्चर्स है, उसके बाद हम ये अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और ये कितना पर डे वाटर अब्जॉर्व होता है, क्या क्या चीज़ें लेती हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एंजॉय योर ब्रेक।
ओके, वेलकम बैक। अच्छा, हम बात कर रहे थे पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ये रिपीट कर देता हूँ, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है। बात कर रहे थे टेस्ट की। आप लोग कह रहे हैं कि 3 से 4 टेस्ट टाइमिंग है, राइट। देख लीजिएगा, बाकी जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको काइंडली ये मैसेज कन्वे करते हैं कि 3 PM से 4 PM के मिड में टेस्ट होगा, जिसके अंदर MCQs और SCQs होंगे, राइट। अगर किसी का कोई इशू आ रहा है तो लेट मी नो, लाइक नेटवर्क का इशू है, लाइट का इशू है, तो काइंडली वो हम कोऑर्डिनेट करके विद द कोऑर्डिनेटर हम कंसीडर कर लेंगे। अगर लॉगिन में कोई इशू आ रहा है तो वो भी कंसीडर किया जाएगा, लेकिन कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करने के बाद। ओके, एनी हाउ, देख लें, आप लोग आपस में डिस्कस कर लें। टेस्ट के बारे में आप लोग आपस में डिस्कस कर लें। आप मुझे अभी 1 PM आपकी क्लास एंड होनी है ना, 1 to 2 PM आप लोगों की ब्रेक है, ठीक है, लंच ब्रेक है। लंच ब्रेक में एक दूसरे से के साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेट करने के बाद मुझे फाइनल टाइम बता दीजिएगा कि हम इस टाइम अवेलेबल हैं, मैं उस टाइम क्विज़ को ऑनलाइन कर दूँगा। टाइमिंग जो आपको सूट करती है वो बता दीजिएगा, मुझे कोई इशू नहीं है। लाइक अगर 3 to 4 PM देना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। 4 to 5 देना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। 7 PM देना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये आपसे, आपके कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम टेस्ट को देना चाहेंगे। और अगर कुछ स्टूडेंट्स जिनका ओरिजिनल प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम है, वो कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करें। उसके बाद मुझे बता दीजिएगा कि हमने डिस्कस कर लिया है और उन्होंने ये कहा है, और देन मैं आपके कोऑर्डिनेटर से कंफर्म कर लूँगा कि फ़लाँ स्टूडेंट ने आपसे डिस्कस किया है या नहीं किया, ठीक है। उसके बाद उनको जैसे कोऑर्डिनेटर कहेंगे वो उनको कंसिडर कर लिया जाएगा। वेल, तो हम बात कर रहे थे पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ठीक है। समझ आ गई। अगर आपके कोई क्वेरी है तो आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं मेरे से, टेस्ट के रिलेटेड, टाइमिंग के रिलेटेड, और अगर कोई इशू है तो उसके रिलेटेड। बेटा 1 आवर नहीं होएगा, टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफिक होएगा, उसी के टाइम के अंदर आप लोगों ने ना क्विज को अटैम्प्ट करना है। और दोनों हैं, SCQs और MCQs दोनों हैं, उसी टेस्ट उसी टाइम के अंदर आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है। अगर वो टाइम गुजर गया तो आप लोग अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और सेम टाइम पे सब स्टूडेंट सेम टाइम पे अटैम्प्ट करेंगे। ये नहीं है कि मैं 1 आवर का ड्यूरेशन रख लूँगा, कोई स्टूडेंट्स पहले अटैम्प्ट कर लेंगे, वो स्क्रीनशॉट लेके दूसरों को दे देंगे, तो इस तरह ये पॉसिबल नहीं है। तो जितने टाइम का क्विज़ होगा, जितने मिनट्स का क्विज़ होगा, उतने ही मिनट आपको अलाट किए जाएंगे, और उतने ही मिनट के अंदर सब स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्विज़ को करना है, सॉल्व करना है। ओके, अदरवाइज़ आप लोग अपनी ये टेस्ट वाली अपॉर्चुनिटी लॉस कर बैठेंगे। अगर आपने टाइम पे नहीं अटैम्प्ट किया तो क्विज़ विल बी क्लोज्ड, और मार्किंग ज़ीरो होएगी, एब्सेंट भी काउंट की जाएगी, मार्किंग भी ज़ीरो हो जाएगी। बेटा बहुत MCQs और SCQs दोनों हैं, राइट। ओके, पैरासेलुलर, हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे थे, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगेन बात कर लेते हैं। जो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन होती है, पहले तो ये याद रखिएगा कि ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है। ओके, तो ये जो एपिथीलियम होती है, ये इंट्रासेलुलर स्पेस होती है बिटवीन द सेल। वहाँ तक जब न्यूट्रिएंट्स या वहाँ तक जब सब्सटेंसेस पहुँच रहे होते हैं, उसको कहा जाता है पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अब इसमें सर्टेन चीज़ें पहुँच रही होती हैं, लाइक सर्टेन चीज़ों में क्या क्या आ सकते हैं, कोई टॉक्सिन्स आ सकती हैं, कोई फूड के न्यूट्रिएंट्स आ सकते हैं, इसके अलावा कोई वायरसेस आ सकते हैं, बैक्टीरियाज आ सकते हैं, तो वो भी ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वहाँ पे हो सकता है, वहाँ लिम्फेटिक वेसल्स बड़ी होती हैं,
इसके अलावा हो सकता है न्यूट्रोफिल्स उनके ऊपर आके अटैक करना शुरू कर दें, lymphocytes आके अटैक करना शुरू कर दें, तो वो वहाँ पे किल कर दिया जाता है। तो जो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन है इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ सब्सटेंसेस या ट्रांसफरिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस एन एपिथेलियम बाय पासिंग थ्रू द इंट्रासेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स। अब इंट्रासेलुलर स्पेस जो बिटवीन द सेल्स पड़ी होती है, जब वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंसेस वाटेवर कोई भी चीज़ है वो पहुँच रही होती है, उसको पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें ये होता है कि दो तरह की मेम्ब्रेन पड़ी होती हैं, वन इज़ बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, दूसरी होती है एपिकल मेम्ब्रेन। अब जैसे ही वो फूड या कोई भी सब्सटेंसेस है उसने पास आउट होना होता है बोथ मेम्ब्रेन से, एपिकल मेम्ब्रेन से और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से। उनके दरमियान आप ये कह दें कि जो उनके दरमियान जो स्पेस होती है उसको कहा जाता है इंट्रासेलुलर स्पेस। सेल के दरमियान स्पेस ले लें, या जो मेम्ब्रेन्स हैं लाइक एपिकल मेम्ब्रेन है या बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, उनके दरमियान जो स्पेस होती है, जब वहाँ तक सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको कहा जाता है पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। बेटा टेस्ट आप ओके, बेटा जो टेस्ट है ना ये आप लोग डिसाइड करके मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि बेटा आप स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, अब तो स्पीड नहीं है। ठीक है बेटा, टेस्ट आप लोग डिसाइड करके बता दीजिएगा कि आप लोगों ने किस टाइम देना है, उस टाइम मैं फाइनल कर दूंगा। ओके, द सेकंड क्वेश्चन 3:30। ठीक है, आई टेस्ट, यस बेटा आई टेस्ट है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, ल्यूकोसाइट्स का टिश्यू में स्पैन कितना है, 4 to 5 ईयर, 9 to 5 आवर्स। अच्छा बेटा ये जो टिश्यू के अंदर होता है ना ये डिपेंड कर रहा होता है। अगर तो नॉर्मल टिश्यू है उसमें ये भी कहा जाता है कि ये अराउंड अबाउट 10 डेज से लेके 21 डेज तक जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। 13 to 20 डेज भी बुक के अंदर मेंशन है। ठीक है, क्योंकि ये वहाँ पे ना बैंड्स की फॉर्म में पड़े होते हैं, स्टेप्स की फॉर्म में पड़े होते हैं। ठीक है, तो जब बैंड या स्टेप की फॉर्म में पड़े होते हैं, जब तक इन्होंने फेगोसाइटोसिस नहीं कर कोई वहाँ तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आना तब तक इन्होंने किल नहीं होना होता। ठीक है, तो ये जो इनका लाइफ स्पैन है ये वेरी कर रहा होता है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? इनकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है ल्यूकोसाइट्स की? चलें, एक पॉजिटिव कीमोटॉक्सिस होती है, पढ़ लीजिएगा क्या क्या होता है। लेकिन अभी मैं हम जो लेक्चर ले रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, अगर हम बात करें इंटेस्टिनल मेकोजा के अंदर, एक मेकोजा की लाइनिंग का हम ले रहे होते हैं। ओके, लाइनिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइक माइक्रोविलाई होती हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन आ रही होती है जो कि जीआईटी से अब्जॉर्व करने के बाद लीवर कुछ चीज़ें सप्लाई कर रही होती हैं फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। एक साइड पे इंटेस्टाइन है, विलाई है और एपिथीलियम है। अब ये जैसे ही चीज़ें एपिथीलियम से अब्जॉर्ब होने के बाद विलाई के साथ अटैच होती हैं, विलाई अगेन इसको ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनाते हैं और विलाई के ऊपर लैक्टियल्स पड़े होते हैं। अब ये जो लैक्टियल्स क्या करते हैं, ये फैट, जैसे आप लोग बता रहे थे कि फैट की अब्जॉर्प्शन करवा देती हैं। लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरसेस आ जाते हैं तो उनकी भी किलिंग कर देती हैं। उसके बाद ये
पोर्टल वेन का हिस्सा बनता है। पोर्टल वेन इसको लीवर के अंदर लेके जाती है। लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मटेरियल होती है। डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद अगेन ब्लड का हिस्सा बनने के बाद इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। ये एक विलाई विलाई के स्ट्रक्चर्स है कि इंटेस्टिनल विलाई के अंदर क्या क्या होती है कि अब्जॉर्प्टिव सेल्स पड़े होते हैं जिन्होंने अब्जॉर्प्शन करनी होती है। गॉबलेट सेल्स पड़े होते हैं। अब ये गॉबलेट सेल क्या करते हैं? जो गॉबलेट सेल्स होते हैं बेसिकली ये कॉलम शेप्ड सेल्स होते हैं। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी पाए जाते हैं, इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर भी पाए जाते हैं। और इनका मेन जो फंक्शन होता है इन्होंने म्यूकस को सिक्रीट करना होता है। ओके, अगेन बता देता हूँ कि जो गॉबलेट सेल्स होते हैं बेटा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी पाए जाते हैं। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें भी आप लोगों को ये गॉबलेट सेल्स मिलेंगे। इसके अलावा जीआईटी के अंदर भी पढ़े जाते हैं, लेकिन इनका जो मेन फंक्शन होता है या मेन कंपोनेंट जो ये चीज़ सिक्रीट कर रहे होते हैं दैट इज म्यूकस है। स्कैटर्ड एपिथेलियल फॉर्म में पाए जाते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और मेनली प्रोटीन्स लाइक म्यूकस सिक्रीट कर रहे होते हैं, राइट। इसके अलावा लिमिनल प्रोपेरिया होता है, ये एक लोकेशन जगह का नाम है। मुस्कुलरस मिकोजा होता है, एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, ये सारे सेक्रेशन देते हैं ताकि जो माइक्रोविलाई हैं, ये जो विलाई हैं वो ड्राई ना हो। उनके अंदर ये जो फास्टिंग जूस होता है, फास्टिंग जूस की फॉर्म में म्यूकस प्रेजेंट होता है ताकि जो विलाई हैं वो कोलैप्स ना कर जाएं, राइट। अब्जर्प्शन ऑफ वाटर कैसे होती है? अगर हम इनपुट की बात करें तो जो आप रूटीन में ले रहे होते हैं वो कितना होता है और जो एलिमिनेट होना होता है वो कितना होता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि आप एक रूटीन में वाटर कितना एक ले सकते हैं, वाटर कितना एक ले रहे होते हैं? एनी आइडिया? क्या आप वाटर के अगर इनटेक के बारे में बात करें तो आप एक दिन में कितना एक पानी पी सकते हैं? ओके, जो नॉर्मल इनपुट है वो राउंड अबाउट 9 लीटर इनपुट होती है और 9 लीटर ही रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द ल्यूमन। अब जो इनपुट है 9 लीटर कैसे बनती है? 2 लीटर जो फूड और वाटर जो आप ले रहे होते हैं, वाटर के साथ कोई कोल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं या वाट एवर जो भी चीज़ लेते हैं, राउंड अबाउट ये 2 लीटर जा रहा होता है। जो स्लेवरी ग्लैंड से सिक्रीशन जाती है, जो स्लाइवा सिक्रीट हो रहा होता है वो अराउंड अबाउट 1.5 लीटर है। 0.5 लीटर बाइल आ रहा होता है लीवर से। 2 लीटर्स जो होते हैं ये गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती हैं। 1.5 लीटर पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस होती हैं। इसके अलावा 1.5 लीटर इंटेस्टिनल सिक्रीशंस होती हैं। तो ये राउंड अबाउट टोटल जो है ये 9 लीटर टोटल सिक्रीशंस बनती हैं इनपुट की फॉर्म में एटलीस्ट। ओके, तो जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन ये अब्जॉर्प्शन कितनी होती है? 7.5 लीटर जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से, 1.4 लीटर लार्ज इंटेस्टाइन से, और राउंड अबाउट 0.1 लीटर जो है ये फीसेस से एक्सक्रीट हो जाता है। तो टोटल जो एक्सक्रीशन हो रही होती है ये 0.9 लीटर की एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाती है। अब ये जो एक्सक्रीशन होती है ये इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ इनसेंसिबल वाटर लॉसेस हो जाती हैं। तो ये जो होम्योस्टेसिस है ये इस तरह मेंटेन की जा रही होती है कि जितनी इनपुट होएगी जो कि राउंड अबाउट 9 लीटर है उतनी ही एलिमिनेशन हो जाती है। अगर सेल के अंदर वाटर अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो सेल की जो टोनिसिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और जो पेशेंट है उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे होती है? राउंड अबाउट अगर हमने 200 ml 2000 ml या 2 लीटर लिया है उसमें से 1500 ml ये 1.5 लीटर स्लाइवा होता है। 2000 ml ये 2 लीटर गैस्ट्रिक सेक्रेशंस होती हैं। इसके अलावा 500 ml बाइल होता है ये 0.5 लीटर। 1.5 लीटर पेंक्रियाटिक सेक्रेशंस होती हैं और 1.5 लीटर इंटेस्टिनल सेक्रेशंस होती हैं। तो ये राउंड अबाउट 850 ml ये बन गया और 400, और अब जो नॉर्मली एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है वो 100 ml है, राइट। तो ये टोटल आप जो इनटेक ले रहे होते हैं ये राउंड अबाउट इनटेक में राउंड अबाउट 900 ml ये 9 लीटर ले रहे होते हैं। इसके बाद डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन किस तरह होती है ये आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में इससे पहले पढ़ा होगा
कि ग्लूकोज का पॉलीमर्स होते हैं जो कि स्टार्च और ग्लाइकोप्रोटीन्स की ग्लाइकोजन्स की फॉर्म में होते हैं। इसके ऊपर अमाइलेज एक्ट करता है, स्लेवरी अमाइलेज होता है बेसिकली, और इसके अलावा पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस होती हैं। अब ये दोनों ने एक्ट करना होता है और माल्टोज को माल्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये जो माल्टेज होता है ये 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल प्रोड्यूस करता है। सेकेंडली सक्रोज के बारे में हम बात करें तो सेक्रेज इंजाइम होता है जो इसके ऊपर एक्ट करता है और इसको ग्लूकोज 1 मालिक्यूल और 1 मालिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सेम कंडीशन विद द लैक्टोज, लैक्टेज इंजाइम होता है जो लैक्टोज के ऊपर एक्ट करता है और 1 ग्लूकोज और 1 लैक्टोज के मालिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो जाती है। इसकी अब्जॉर्प्शन कैसे होती है? अब्जॉर्प्शन हमने पहले इंटेरोसाइट्स के बारे में डिस्कस किया है। व्हाट इज़ इंटेरोसाइट? इंटेरोसाइट्स क्या होती हैं? अच्छा ओके, इंटेरोसाइट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंटेरोसाइट्स जो होते हैं ये मेनली ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं थ्रू द सोडियम डिपेंडेंट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, जिसमें हमने डिफ्यूजन पढ़ी है, एक्सेलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ी है, सिंपल डिफ्यूजन पढ़ी है, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ी है, एंडोसाइटोसिस पढ़ी है। तो ये मोस्टली जो सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होएगी तो उसके रिजल्ट में जो ग्लूकोज और लैक्टोज है ये इंटेरोसाइट्स ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, जबकि जो फ्रैक्टोज है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा। अगर हम फंक्शन ऑफ जीआईटी के बारे में बात करें तो इसका मेनली पहला फंक्शन इंजेक्शन होता है, दूसरा मोटेलिटी होता है, मोटेलिटी के अंदर मिक्सिंग और कंपल्शन हो रही होती है, तीसरा सेक्रीशन हो रही होती है कि डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट आउट हो रहे होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रीट हो रहे होते हैं, लाइक पोलिसिस्टोकाइनिन है, सेक्रीटन है, गैस्ट्रन है, तो ये सारी सेक्रीशन हो रही होती है, डाइजेशन हो रही होती है एज वेल एज अब्जॉर्प्शन और एट द एंड एक्सक्रीशन हो रही होती है कि वो फूड जो आप लोगों ने लिया था और उसका जो वेस्ट मटेरियल था, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स था, वो फीसेस की फॉर्म में बॉडी से इन द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन एलिमिनेट हो गया है। इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जीआईटी के बारे में, जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें माउथ होता है, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल कैनाल। इसके अलावा एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, पेंक्रियाज होते हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ये हम एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम लेयर ऑफ जीआईटी के बारे में डिस्कस करें तो मिकोजा होता है, सब मिकोजा होता है, मस्कुलरस एक्सटर्ना होता है और सिरोसा होता है। ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये 1 बाय 1 लेयर्स को शो किया हुआ है कि कैसे कैसे ये प्रेजेंट होती हैं। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ओके, तो जो मस्कुलरस लेयर है ये बेसिकली आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल और इनर सर्कुलर मसल पे कंसिस्ट कर रही होती है। जो मिकोजा होता है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन आती है, लेमिना प्रिपेरा आता है और मस्कुलरस मिकोजा आ रहा होता है। उसके अंदर सब मिकोजा पड़ा होता है और एट द एंड मस्कुलरस लेयर पड़ी होती है। तो ये इस तरह इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऊपर बॉडी सेल वॉल होते हैं, देन पेरिटोनियम होती है, देन मेसेंट्री के साथ सिरोसा मेसेंट्री के साथ अटैच हुआ पड़ा होता है। आउटर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और जो इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ये मस्कुलरस एक्सटर्ना बना रहे होते हैं। उसके बाद अगर इन साइड पे जाएँ तो सब मिकोजा पड़ा होता है और उसके अगर इनसाइड जाएं तो मिकोजा पड़ा होता है। अब मिकोजा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेमिना प्रोपेरा होता है और मस्कुलरस मिकोजा पड़ा होता है और उसके अंदर ल्यूमन पड़ा होता है। अब ल्यूमन के अंदर डक्ट्स ऑफ लार्ज एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पड़ी होती हैं जो कि लीवर से आ रही होती हैं, पेंक्रियास से आ रही होती हैं और वो जीआईटी के ल्यूमन के अंदर एम्प्टी हो रही होती हैं। इसके अलावा जो सिरोसा होता है इसके अंदर मिसेंट्रिक प्लेक्सेस होती हैं जो कि रिदमिकली कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवा रही होती हैं। ओके, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर ल्यूमन ऑफ जीआईटी दिखाया गया है। अब ल्यूमन ऑफ जीआईटी के अंदर एपिथेलियम होता है म्यूकोजा के अंदर,
ल्यूमिना पर्पुरा और म्यूकस मस्कुलरस मिकोजा होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर सिरोसा की देखेंगे, सिरोसा के अंदर सब मिकोजल नर्व प्लेक्सेस प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम मस्कुलरस एक्सटर्ना के अंदर देखेंगे तो सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, मेजेंट्रिक नर्व प्लेक्सेस प्रेजेंट होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट होती हैं। और उसके डाउनवर्ड अगर हम देखेंगे तो सिरोसा प्रेजेंट होता है। अब इस एपिथेलियल और लार्ज लेमिना पर्पुरा के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी होती हैं? इसके अंदर एंडोक्राइन सेल्स पड़े होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पड़े होते हैं और म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स पड़े होती हैं। और उसके बाद जो सब मिकोजा है उसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स पड़ी होती हैं, मेजर ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं। और एंड पे अगर हम सिरोसा के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे डक्ट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो कि लीवर से आ रही होती हैं, पेंक्रियास से आ रही होती हैं और स्लेवरी ग्लैंड से आ रही होती हैं। ओके बेटा, ये अभी कुछ चीज़ें ये हम इनको डिटेल में कर लेते हैं कि मिकोजा क्या होता है। मिकोजा, दिस इज लेयर this layer is concerned with the secretion of both the digestive juices और certain hormones होते हैं, as well as absorption of various nutrients का ये काम कर रहा होता है मिकोजा। इसके अंदर ब्लड कैपरीज प्रेजेंट होती हैं, लैम्फ वेसल प्रेजेंट होती हैं एंड लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स और मस्कुलरस मिकोजा प्रेजेंट होता है। उसके बाद सब मिकोजा होता है। सब मिकोजा में दिस इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर दैट कंटेन्स लार्ज ब्लड एंड lymphatic vessel as well as a network as well as a network of neurons जिनको सब मिकोजल या मिकोस सब म्यूकस और मेसेनियर प्लेक्सस कहा जाता है। इसके अलावा मस्कुलरस एक्सटर्ना होता है, एन आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, ये इनर सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल होती है और इनके बिटवीन मेसेंट्रिक या एब्कॉन्स प्लेक्सस प्रेजेंट होती है। और देन सरोसा होता है, सरोसा आउटर फिब्रस कोटिंग हुई होती है उसकी। इसके अलावा अगर हम इनके कंट्रोल की बात करें तो मेनली नर्वस कंट्रोल हो रहा होता है और हार्मोनल कंट्रोल होता है। इसके अलावा नर्व कंट्रोल में क्या क्या होता है कि एक्सटेंसिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। सिम्पैथेटिक क्या करता है कि डिक्रीज मोटर और सेक्रेटरी एक्टिविटी को डिक्रीज करवा देता है और कंट्रक्शन ऑफ स्फिंक्टर काज करवा देता है। जो पैरासिम्पैथेटिक है उस क्या करता है कि ये स्टिमुलेटरी एक्शन शो करवा रहा होता है। इसके अलावा इंट्रिंसिक चीज़ें पड़ी होती हैं। इंट्रिंसिक में सब म्यूकस और मेसेंट्रिक प्लेक्सेस पड़ी होती हैं जिन्होंने सिक्रीटरी फंक्शन को कंट्रोल करना होता है। और जो मोटर एक्टिविटी है दैट इज कंट्रोल बाय मेसेंट्रिक या रेबॉक्स प्लेक्सेस के थ्रू ये कंट्रोल हो रहा होता है। हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है कि गैस्ट्रन जो होता है ये फ्रॉम द स्टमक रिलीज हो रहा होता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करता है और सिक्रेशन को एज वेल। इसके अलावा सीसी के होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहा होता है। इसने क्या करना होता है कि ये पेंक्रियाटिक इंजाइम को स्टिमुलेट कर देता है, पेंक्रियाटिक इंजाइम की सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है, गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन करवाता है और गैस्ट्रिक एम्पटीइंग को इनहिबिट कर देता है। तीसरा सिक्रेटन होता है। सिक्रेटन क्या करता है, ये भी अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। इसने पेंक्रियाटिक और बाइलरी बाइकार्बोनेट्स की सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देना होता है ताकि वो जो HCl प्रोड्यूस हो रहा होता है, HCl जो म्यूकोजल की लाइनिंग है उसको डिस्ट्रॉय ना करे, वहाँ पे पेप्टिक अल्सरेशन ना हो, तो इसलिए बाइकार्बोनेट्स जो HCl होता है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। GIT के अंदर जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती हैं बेसिकली प्रपोल्सिव और सिगमेंटेशन मूवमेंट होती है। जो पल्सिव मूवमेंट्स होती है इसमें जो बोलस है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है और जो सिगमेंटेशन होती है इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर फूड की मिक्सिंग हो रही होती है। इसके अलावा माउथ है, स्लेवरी ग्लैंड्स है और एसोफेगस है। इसके अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक जो आज हमने ओके बेटा काफ़ी है, डेफिनेटली ये टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स तक कर लेंगे। तो उसके बाद हम ये माउथ, स्लेवरी ग्लैंड्स और एसोफेगस में ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये जो आज हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है, ताकि आप लोगों को, और बुक से इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अगर आप बुक से पढ़ेंगे, इसको टैली करेंगे तो आप लोगों के लिए ये मोर हेल्पफुल हो जाएगा। ओके,
ये डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन बेटा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने ये सेक्रीशन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस किया था, एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया है, टोटल जो सेक्रीशंस हैं ये कितनी आ रही होती हैं। ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। और बाकी आपका क्विज़ को रेडी कर लें। अभी अभी आपके पास टाइम है वन तकरीबन राउंड अबाउट 12:35 36 हुए हैं, तो आपके पास ये 15-20 मिनट ये हैं। और बाकी 1 आवर आपका नेक्स्ट है। 3 to 4 आप टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके ग्रुप में मैसेज शेयर कर दीजिएगा और इंशाल्लाह मैं क्विज़ को ऑनलाइन कर दूँगा। ओके, वेल, सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 9 AM। ओके, बाय बाय। और बेटा बुक में ही ऐसे ही दिया हुआ है, अगर आप बुक में डाइजेस्टिव सिस्टम के पढ़ेंगी ना तो उसमें मिकोजा सब मिकोजा मस्कुलरस लेयर के बारे में डेफिनेटली दिया हुआ है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की जो अब्जॉर्प्शन है वो कैसे हो रही होती है वो भी दिया हुआ है। ओके, इसके अलावा क्विज़ का टाइम बेटा 12 मिनट्स हैं और 12 मिनट्स के अंदर भी आपने क्विज़ को हल करना है। ओके, शो तो नहीं हो रहा ना? ये ना हो कि आप लोगों को क्विज़ शो हो रहा हो। बेटा टाइम कम नहीं है, टाइम काफ़ी है और इसी टाइम के अंदर आप लोगों ने टेस्ट को वाइंड अप करना है। ओके, यू हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम। आप इसमें क्विज़ रेडी कर लें। क्विज़ रेडी करने के बाद टाइम 3 to 4 कंफर्म कर दीजिएगा, उस टाइम में ये क्विज़ ऑनलाइन हो जाएगा। ओके, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। बाय बाय।